ऑफ हैप्पीनेस। आगे happiness is the key of success. Love the work you are. Success will automatically come. काम ही आपकी पहचान होनी चाहिए, जैसा इन्होंने हिंदी में लिखा था। नहीं तो हजारों लोग एक ही नाम के होते हैं, तो व्यक्ति की काम से ही पहचान होती है। सफलता के कारण प्रसन्नता नहीं होती है, लेकिन प्रसन्न सफलता से नहीं होती है। प्रसन्नता सफलता से नहीं होती है, लेकिन प्रसन्नता से सफलता मिलती है। प्रसन्नता से सफलता अवश्य मिलती है। जिस कार्य को भी करें रुचिपूर्वक करें, साथ करें। अतः जिस कार्य को भी करें रुचिपूर्वक करें, सफलता स्वयं मिल जाएगी। अतः जिस कार्य को भी करें रुचिपूर्वक करें, मिल जाएगी, सफलता स्वयं मिल जाएगी। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट जो भी काम है तो सफलता स्वयं मिल जाएगी। जो भी काम करे उसे रुचिपूर्वक करे, सफलता स्वयं मिल जाएगी। इसी का एक दूसरा रूप भी है ना कि एवरीवन कैन नॉट बी ग्रेट, या एवरीवन कैन नॉट डू द ग्रेट जॉब, बट डू द ईच जॉब विथ ग्रेटनेस। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, जो भी कार्य करें उसे महानता से करें। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी कार्य करें उसे महानता से करें। कहने का मतलब जो भी कार्य आपका है उसमें रुचि ले, इंटरेस्ट ले, इन्वॉल्व हो जाए। चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे पढ़ाने का हो, चाहे कहीं भी आप काम कर रहे हो, जो भी हो, एक आदमी की फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। सुबह जैसे 9 बजे ऑफिस आना है, अब कोई 9:05 पे आता है, 9:10 पे आता है, तो ये उसकी आदत है। वो 5 मिनट, वो 9 बजे से निकलेगा। अगर वो कैंपस में भी रह रहा है, बोलेगा अरे अभी तो 10 मिनट बाकी 9 बजने में, 9 बजे ही निकलूंगा, तो 9 बजे घर से निकलेगा तो बट में जो 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। तो अगर 15 मिनट पहले वो निकले तो 5 मिनट पहले आ जाएगा। तो ये एक आदत है। ऐसा भी कोई अर्जेंट काम हो सकता है, बट हमेशा नहीं होता है। वो व्यक्ति की आदत बन जाती है। ट्रेन को भी कहेगा अरे ठीक है अभी तो आधा घंटे का समय है, एग्जैक्ट आधा घंटे रहेगा तो घर से निकलेगा, पता चला कहीं जाम लग छूट गई। तो एक हैबिट है, इसलिए जिस कार्य को करें उसमें रुचि के साथ करें। चलिए अब हम अपने को आते हैं। हमारा जो काम है, तो कल हमने डिस्कस किया था कुछ ऑब्जेक्टिव क्या होता है और लर्निंग क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो है कि जो कुछ विद्यार्थी को सीखना चाहिए, क्या उसने सीख लिया या नहीं सीखा, नहीं सीखा तो क्यों, एक इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन होता है वो उसका मेन पर्पज है। तो अब इसी पार्ट हम आते हैं कि एडवांटेज क्या है सेटिंग ऑफ, अब ऑब्जेक्टिव को सेट करने से क्या एडवांटेज हो, क्यों ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करना चाहिए, एडवांटेज ऑफ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। Why we should set the objective, उद्देश्य का निर्धारण क्यों करना चाहिए। एडवांटेज ऑफ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के निर्धारण का, उद्देश्य के निर्धारण से लाभ, यानी जब उद्देश्य आप सेट कर लेते हैं मुझे ये करना है तो उससे क्या लाभ होता है। तो जनरल हम टीचिंग के संदर्भ में ही देखेंगे। द लर्नर इज precisely knowing, learner is precisely knowing the objective, he is the objective, he is me. लर्नर इज प्रिसाइजली मतलब अच्छी तरह, प्रिसाइजली नोइंग द ऑब्जेक्टिव ही इज परसुइंग, लर्नर इज प्रिसाइजली नोइंग द ऑब्जेक्टिव ही इज परसुइंग। विद्यार्थी को पता होता है, विद्यार्थी को पता कि उद्देश्य से क्या प्राप्त होगा, विद्यार्थी को पता होता है कि इस उद्देश्य से क्या प्राप्त होगा, विद्यार्थी को पता होता है कि इस उद्देश्य से क्या प्राप्त होगा, विद्यार्थी को पता होता है कि उस उद्देश्य से क्या प्राप्त होगा। दूसरा आप लिख लें, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड regarding contents to be learned, information regarding content to be learned, LEARNED. It provides information about the content to be learned. क्या सीखना है, क्या सीखना है, इसकी सूचना प्रदान करता है, यानी उद्देश्य प्रदान करता है, इसकी सूचना प्रदान करता है। क्या सीखना है, इसकी सूचना प्रदान करता है। हो गया? क्या सीखना है, इसकी सूचना प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट आप लिख ले, असिस्ट इन सेलेक्टिंग मेथड एंड मीडिया, मेथड एंड मीडिया
assist in selecting method and media. सीखने के तरीके और माध्यम, सीखने के तरीके और माध्यम में सहायता करता है। सीखने के माध्यम और तरीके का चुनाव करने में सहायता करता है। हेल्प इन जजिंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग, हेल्प इन जजिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। हेल्प इन जजिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। आप लिख लें, फिर मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो आपके समझ में आएगा हर पॉइंट का क्या है। हेल्प इन जजिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग यानी सीखने की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता की जांच करने में सहायता करता है। सीखने की गुणवत्ता की जांच करने में सहायता करता है। सीखने की गुणवत्ता की जांच करने में सहायता करता है। When problem is properly analyzed, when problem is properly analyzed, it is half solved. When problem is properly analyzed, it is half solved. Same way, setting proper objective is like giving achieving of half process. When problem is properly analyzed, it is half solved. Full stop. Same way, setting proper objective is like setting proper objective is like achieving half process. हिंदी हो गया, हिंदी लिख ले। जैसे किसी समस्या की उचित विवेचना करने पर, जैसे किसी समस्या की उचित विवेचना करने पर समस्या का आधा समाधान हो जाता है। समस्या का आधा समाधान हो जाता है। उसी प्रकार उद्देश्य का उचित निर्धारण, उद्देश्य का उचित निर्धारण आगे की सफलता के समान है। आधे कार्य की
सफलता के समान है। उसी प्रकार उद्देश्य का उचित निर्धारण आधे कार्य की सफलता के समान है। मिटा दे। अगला पॉइंट कौन है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव will create tension which helps to accomplish the task. Setting objective will create tension which help to accomplish the task. Setting objective will create tension which help to accomplish the task. यानी उद्देश्य निर्धारण से मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न होता है। उद्देश्य निर्धारण से मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न होता है जो कार्य पूरा करने में सहायता करता है। उद्देश्य निर्धारण से मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न होता है जो कार्य पूरा करने में सहायता करता है। setting the objective, अगला पॉइंट setting the objective will accelerate the starting. Accelerate the starting. Setting the goal will accelerate the starting. लक्ष्य निर्धारण के बाद या उद्देश्य लिखे, लक्ष्य न लिखे, उद्देश्य हम चल रहे हैं, उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य निर्धारण के बाद ये शुरू किया जाता है। उद्देश्य निर्धारण के बाद कार्य जल्दी शुरू किया जाता है, यानी तुरंत आप कार्य शुरू कर देते हैं जब उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं। उद्देश्य निर्धारण के बाद कार्य को जल्दी शुरू किया जाता है। लास्ट पॉइंट, इट विल बिकम ए मोटो to achieve the success after setting the objective. It will become a motto to achieve the success after setting the objective. It will become a motto to achieve the success after setting the objective. यानी उद्देश्य निर्धारण के बाद यह एक आदर्श वाक्य बन जाता है। मोटो यानी एक आदर्श वाक्य आपका खुद का बन जाएगा। उद्देश्य निर्धारण के बाद यह एक आदर्श वाक्य बन जाता है। यह एक आदर्श वाक्य बन जाता है कि इस कार्य को पूरा करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है कि क्यों हम उद्देश्य सेट करते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि जब पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस द ट्रेनिंग इज एबल टू, मतलब इस पाठ के समापन पर विद्यार्थी क्या करने में या क्या कहने में सक्षम हो जाएगा। विद्यार्थी को भी पता होता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं या हम क्या प्राप्त कर लेंगे या क्या कर। शिक्षक को भी पता होता है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इस पढ़ाने से क्या मिलेगा। घर में भी कुछ होता है तो पहले से ही बता करना है, ठीक है। तो उसमें और कंटेंट यानी क्या पढ़ाना है, किस लेवल का पढ़ाना है, क्या सूचनाएं देना है, ये आपको ये बताता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो टोटल कैपेसिटी या क्षमता है उसका केवल 10% ही उपयोग करते हैं। हमारे अंदर बहुत क्षमता है यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर, लेकिन हम अपनी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग करते हैं। और जब कोई उद्देश्य नहीं होता, हम निरुद्देश्य होते हैं, तो ये क्षमता और कम हो जाती है कि क्या करना है। यानी विदाउट एम लाइफ बिकम बोरिंग एंड ब्लिंकिंग, जीवन एक उदासीन हो जाता है। और ब्लिंकिंग का मतलब जलना और बुझना। तो कभी करें या न करें, क्या गोल सेट कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी, इंटरनल स्टेमिना, विम एंड विगर यानी आपकी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, जोश, करेज, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन सब एक दिशा में एक तरफ होते नहीं। जितनी शक्ति हो जाए उतना करना है, जिससे सहयोग लेना है लेना है, जो बुक चाहिए खरीदना है, लेकिन इसको करना है। तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, एक दिशा मिल जाती है आपको कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं ही रिटायर हो गया तो आराम से क्या है, बैठे रहो, कुछ भी करो, यूट्यूब देख लो, टीवी देख लो। बताऊंगा, ठीक है, सैकड़ों बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक स्ट्रीमलाइन नहीं करे तो 50% भूल जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है कि फॉरगेटिंग मैंने बताया था या 48 आवर में ऑलमोस्ट 50% भूल जाते हैं। तो इसलिए आप देखें किसी के घर में कोई फंक्शन या किसी की शादी अगर तय हो गई है, भाई इस डेट को शादी है, तो क्या वेडिंग पॉइंट नहीं मिला या फिर वो घोड़ी वाला नहीं कोई मिला या बैंड बाजा नहीं मिला या हलवाई नहीं मिला, इस कारण से उस दिन शादी नहीं होगी, इसको आगे कर दो, ऐसा कभी नहीं। तो जब वो डेट तय हो गई तो ठीक है, वेडिंग पॉइंट नहीं हुआ तो टेंट वाले को बुला के किसी मैदान में लगा लो, घोड़ी वाला नहीं मिला तो ठीक है, एक दूसरे कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, कार में हो, ये नहीं तो उसका अल्टरनेटिव हम सोच लेते हैं, क्योंकि हमारा सेट हो गया है। घर में एक छोटा सा कोई बर्थडे फंक्शन भी आप करते हैं तो उसका भी पहले से हो गया, लेकिन जब डेट है नजदीक आ गया तो हम सब सेट कर लेते हैं और उस दिन वो काम हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो फिर आप स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, उस काम को करते हैं, कोशिश करते हैं उसको पूरा, मतलब आपकी एनर्जी उधर डाइवर्ट हो जाती है, इधर उधर नहीं जाती है, सेम एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगी एनर्जी और आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये मेन है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। इसीलिए आजकल टीचिंग में भी या जो भी हमारे एनएसटीओ का है उसमें देखिए आउटपुट ओरिएंटेड सिलेबस है, यानी आउटपुट पे जोर दिया गया है हमेशा कि ये करने मिलेगा, क्या करने में सक्षम होंगे, क्या कहने में सक्षम होंगे। थियोरेटिकल है तो कहने में सक्षम होंगे, प्रैक्टिकल है तो करने में सक्षम होंगे, क्या करने में सक्षम होंगे वो उससे पता चलता है। चलिए ट्रेनिंग मॉडल हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द ट्रेनिंग मॉडल, कोई भी है या लर्निंग मॉडल जिसे कर सकते हैं। शिक्षण का प्रारूप क्या होता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आइडियल है डिटरमाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी क्या पढ़ाना है।
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य का निर्धारण। अनुदेशनात्मक यानी जो अनुदेश देना है या जो पढ़ाना है, उद्देश्य का निर्धारण, डिटरमाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद होता है असेसिंग द एंट्री बिहेवियर, ASSEING, असेसिंग द एंट्री बिहेवियर। एंट्री यानी प्रारंभिक ज्ञान क्या है। जब भी किसी प्रशिक्षण में आप भाग लेते हैं, जैसे इस कोर्स में आप आए हैं, तो ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन तो दिया था जिसमें आपने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया और आए, बट यहाँ असेसिंग द एंट्री बिहेवियर यानी प्रारंभिक ज्ञान को प्राप्त करना या जान लेना। असेस करना यानी जानना, पहचानना, बिहेवियर। और फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर यानी लर्निंग है। जो ट्रेनिंग सेशन आपका चलता है, तो ऑर्गेनाइजिंग चेंज इन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजिंग चेंज इन बिहेवियर। और लास्ट है, यहां पे आप लिख लेंगे असेसिंग टर्मिनल बिहेवियर, ASSE, टर्मिनल बिहेवियर। इसे इवेल्युएशन भी कहते हैं। हाँ, जो लास्ट में जो टेस्ट होता है ये इसके साथ है, असेसिंग टर्मिनल बिहेवियर। असेसिंग टर्मिनल यानी व्यवहार में जो अंतिम सीख लिया, व्यवहार का टर्मिनल बिहेवियर का जो आपको सीखना था वो आपने सीख लिया। तो हम ऑर्गेनाइजिंग मैं कहां पे ऑर्गेनाइजिंग चेंज, ऑर्गेनाइजिंग चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। तो इसके बाद अब एक फीडबैक मॉडल होता है। तो फीडबैक सभी से यानी जितने भी हैं उनसे हम एक फीडबैक लेते हैं। दिस इज नोन एज फीडबैक। ये जो प्रक्रिया होती है ये फीडबैक की होती है, यानी ये भी इसी के साथ जुड़ा होगा। यहां न जोड़े इसे, ये इसके साथ यहां पे जुड़ जाएगा एक साथ में। जैसे ये 3 है, ये चौथा इसके साथ जुड़ जाएगा यहां पे। फीडबैक फीडबैक की हिंदी क्या होती है? प्रतिपुष्टि। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। ये जनरली एक ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उद्देश्य प्राप्ति के लिए। तो किसी भी ट्रेनिंग सेशन के या जो प्रशिक्षण होता है, चाहे कुछ भी सिखाया जाए, तो जनरल एक मॉडल जो ट्रेनिंग का होता है, तो पहला होता है डिटरमाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी क्या बताना है समय के अनुसार। एनालिसिस ऑफ द सिलेबस तीसरे यूनिट में था, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो समय के साथ इतने समय में हमें क्या बताना है, सीख जाएगा या उसे सीख जाना चाहिए, एक तरह से कहें तो वो निश्चित किया जाता है, वो डिटरमाइन किया जाता है। डिटरमाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, क्या हमारा उद्देश्य है। एप्टीट्यूड्स, तो जो भी नॉलेज और स्किल आपके ट्रेड का
रिक्वायर्ड लेवल है 6 लेवल में ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ने डिफाइन कर रखा है कि एनएसक्यूएफ का जो 6 लेवल है, सीआईटीएस का जो 1 साल का कोर्स है, इसके लिए तो वो डिसाइड है। अब आप या क्लास शुरू करने से पहले एक टेस्ट लेते हैं टीचर, वो ओरल टेस्ट भी होता है या रिटन टेस्ट भी होता है, यानी एक्चुअल नॉलेज आपका क्या है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर डायोड पढ़ाना है कि व्हाट इज द डायोड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक या फिर कोवैलेंट बॉन्ड्स भी बताना होगा, सेमीकंडक्टर बताना होगा। सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सीधा हम डायोड पर शुरू हो जाए, इसलिए हमें पता करना होगा कि उनका लेवल क्या है, क्या वो जानते हैं, यानी क्या उन्होंने सर्टिफिकेट पास कर रखा है, वो अलग बात है। ग्रेजुएट है या बीएससी है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, इंजीनियर है, जो भी है, बट जो मेरा क्लास है आज, जो मुझे पढ़ाना है, तो मैं कहां से शुरू करूं, टीचर कहां से शुरू करे, इसे कहते हैं टीचिंग पॉइंट, डिटरमाइनिंग द टीचिंग पॉइंट। क्यों इंट्री बिहेवियर हम लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंट्री बिहेवियर वी डिटरमाइन द टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट का मतलब हुआ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट है, क्योंकि सबका टाइम दिया है कि डायोड 5 घंटे में खत्म करना है, तो 1 घंटा मैं दे दूंगा कि ठीक है चलो मैं पहले सेमीकंडक्टर बता देता हूं, सेमीकंडक्टर बताने के बाद फिर मैं डायोड पे आऊंगा, तो दैट बिकम द टीचिंग पॉइंट। तो टीचर फिर उसे असेस कर लेता है एंड कि कहां से मुझे शुरू करना है। Then comes the assessing the change in the behavior, any real training method, media, knowledge, attitude, behaviors जो टीचर्स का है कि क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है। और आजकल क्लियर है, सिलेबस से मिल जाता है। एनएसक्यूएफ का सिलेबस देखें, वीक वाइज उसमें दिया है और वीक वाइज में घंटे भी डिवाइड किया है, कितना थियरी और कितना प्रैक्टिकल है। तो थियरी के अगर 2 घंटे या 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में क्या क्या पढ़ाना है वो भी दिया है और कैसे पढ़ाना है, यानी वो एक्टिव वर्क भी वहां बता देता है कि क्या आपको पढ़ाना है। तो अगर आप सिलेबस चेक करें अपना नेट पे जाके या सीएसटीआई की वेबसाइट में देखें, सीआईटीएस के सभी सिलेबस हैं, तो सीआईटीएस के वेबसाइट पे आप सिंपली गूगल में सर्च करें तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस आप खोलें तो उसमें 2 घंटे में क्या पढ़ाना है, कितने टॉपिक पढ़ाना है, स्किल के एलिमेंट्स क्या है, यानी थियोरेटिकल नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल में उसी के सापेक्ष प्रैक्टिकल में क्या कराना है, वो भी दिया रहता है। तो बिल्कुल क्लियरली कि उसमें डिफाइन है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, नेम द पार्ट है, वर्किंग प्रोसेस है, तो जो भी है वो उसमें दिया हुआ है, वो पढ़ाना है। तो ये क्यों हम पढ़ाते हैं, जिससे कि व्यवहार में विद्यार्थी सीख ले। और सीखना क्या है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। ये परिवर्तन कैसे होता है, एक्सपीरियंस और बाय ट्रेनिंग। तो सीखना क्या होता है, नए तथ्यों को जानना। नए तथ्य जब आप जान जाते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। किसी भी व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए या तो कुछ अनुभव होता है, अनुभव से आप सीखते हैं। एक छोटा बच्चा है, आपने उससे बोल दिया यार इसको मत टच करना, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो टच करेगा। मान लीजिए वो गर्म है, एक बार उसको जब गर्म लगेगा वो, या कैंडल है, एक बार जब टच करेगा जलेगा, तो दूसरी बार ऑटोमेटिक वो नहीं जलेगा। आप उसके सामने लाके कैंडल रख दो तो बिल्कुल हाथ पीछे कर लेगा और वो नहीं टच करेगा। और दूसरा होता है, आपने बता दिया कि इसको टच मत करना नहीं तो जल जाओगे, तो वो ट्रेनिंग हो गई। तो बाय एक्सपीरियंस और बाय ट्रेनिंग उसको बताया जाता है। इससे ही व्यवहार में, अब वो व्यवहार में परिवर्तन जानता था। जैसे मैंने उस दिन भी लर्निंग में आपको बताया था कि एक छोटा बच्चा मां के साथ सड़क पे खड़ा है,
उसे क्या पता लाइट रेड या ग्रीन हो रही है, क्या होता है। ग्रीन हो गई तो उन्होंने रोड क्रॉस कर लिया, हो गई तो वो रुक गए। तो अब उसने सीख लिया कि ग्रीन का मतलब चलना है और रेड का मतलब, तो ये एक तरीका होता है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। यानी अब उसके व्यवहार में जब वो अकेला भी रहेगा तो ग्रीन लाइट देख के चलेगा और रेड लाइट देख के रुक जाएगा। तो ये होता है चेंज इन द बिहेवियर। और उसके बाद टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, वीक टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में हम पता करते हैं कि जो कुछ भी हमने उद्देश्य सेट किया था, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हमने मेथड, मीडिया और तरीके का उपयोग किया था, यानी इन तरीकों का उपयोग करके क्या आवश्यक व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं। तीसरा पॉइंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो मैंने कल आपको लिखाया था, देखिए मीडिया, मेथड एंड मीडिया अकॉर्डिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, the required learning change या required learning output achieved or not। So, जो भी मेथड या मीडिया टीचर अप्लाई करता है, अनुभव का भी उसमें उपयोग करता है, एक सिस्टम प्रोसेस होता है, उन सब का उपयोग करके क्या व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं, जो हम चाहते कि ये आप सीख जाओगे, तो क्या आपने सीख लिया है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। असेसमेंट, इवैल्यूएशन से। दो तरह के होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, दो तरह की इवैल्यूएशन होता है। एनुअल एग्जाम एक जो समय समय पर होता है, जितना पढ़ाया गया उससे जो एग्जाम होता है, दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में एक फीडबैक होता है सभी से कि क्या कमियां रह गई, किस तरह की कमियां रह गई, यानी डिटरमाइनिंग द कंटेंट, सिलेबस जो है, ऑब्जेक्टिव जो डिटरमाइन किया गया वो सही नहीं था, वो ज्यादा था, या एंट्री बिहेवियर का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेथड और मीडिया हमने प्रॉपर अप्लाई साथ होता है। और शिक्षण में हमारा मुख्य उद्देश्य देना, बिटा भी इसको, तो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन में भी फर्क है, मैंने बताया था पहले उसमें। तो वोकेशनल ट्रेनिंग नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड, या जिसे हम कास भी कहते हैं, KAS, knowledge, aptitude and skill। So knowledge, aptitude and skill is the more concern, यानी स्किल एक्विजिशन, कोई बात नहीं, स्किल एक्विजिशन, सॉरी, नॉलेज एक्विजिशन, यानी नॉलेज एक्विजिशन एंड स्किल डेवलपमेंट। टीचर ये दो कार्य व्यवसायिक प्रशिक्षण में करते हैं कि आपको आवश्यक ज्ञान देते हैं, यानी नॉलेज यानी ज्ञान, एक्विजिशन यानी जो आवश्यक ज्ञान है उसे आप प्राप्त करें, जो ट्रेड से रिलेटेड स्किल है उसको आप डेवलप करें, और इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट चेंज इन द एटीट्यूड, यानी आपके एटीट्यूड में भी परिवर्तन होना चाहिए, उसी के सापेक्ष एटीट्यूड में भी परिवर्तन हो। एटीट्यूड कि हाँ मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया या मैंने सीख, तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे बताएंगे, जब आप बताएंगे तो दूसरा उसको देख सकता है या शिक्षक देख सकता है, वो आपका व्यवहार हो जाता है,
एटीट्यूड, चेंज इन द एटीट्यूड। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण में जो भी शिक्षक होता है उसका कंसर्न होता है या मेन उद्देश्य होता है या उसका ये आंतरिक सुझाव होता है, एक तरह से कहें कि विद्यार्थियों को ज्ञान और आवश्यक दक्षता जो उनके व्यवसाय का है देना, और इसके साथ साथ ही उनके व्यवहार में यानी उनके दृष्टिकोण में भी वो परिवर्तन हो। यानी हम ज्ञान और दक्षता, ज्ञान यानी नोइंग एंड स्किल यानी डूइंग। Knowing and doing, two are the distinct aspects of the learning। ये सीखने के दो स्तंभ हैं। यानी व्यवसायिक प्रशिक्षण में आप कहें या टेक्निकल ट्रेनिंग में knowing and doing are the of the learning। ये दोनों डिस्टिंक्ट प्रोसेस हैं, दो अलग अलग प्रक्रिया है। नॉलेज की प्रक्रिया थियोरेटिकल क्लास में जैसे नॉलेज की प्रक्रिया चल रही है, और डूइंग यानी करने की प्रक्रिया प्रैक्टिकल क्लास यानी वर्कशॉप में होती है। दीज टू आर द डिस्टिंक्ट प्रोसेस, लेकिन आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। डिस्टिंक्ट प्रोसेस जरूर है लेकिन आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि डिग्री ऑफ सक्सेस इन द लर्निंग इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट। बता दो इसको। Degree of success in learning is measured by the extent up to which learning objective is achieved। Degree of success in learning is measured by the extent up to which learning objective is achieved। Up to which learning objective is achieved। Learning objective is achieved। सीखने में कितना आप सफल हुए या सीखने में विद्यार्थी कितना सफल हुआ, सीखने में विद्यार्थी कितना सफल हुआ, सीखने में विद्यार्थी कितना सफल हुआ, यह सीखने के उद्देश्य, यह सीखने के उद्देश्य को प्राप्त होने वाले, यह सीखने के उद्देश्य को प्राप्त होने वाले भाग, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त होने वाले भाग से पता लगाया, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त होने वाले भाग से पता, कितना परसेंटेज या कितना प्रतिशत ने अचीव कर लिया उतने ही आपकी सक्सेस होगी। जितना आपने अचीव किया उतने ही उसे हम सक्सेस मानते हैं। चलिए, ये तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। तो डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा सिंपल। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव जैसा मैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in determining the nature and method
यानी जो भी नेचर और मेथड ऑफ नेचर यानी स्वभाव किस तरह से चलना है, नेचर एंड ऑफ ट्रेनिंग nature and method of training and testing are determined by objective. आप बोलिए। और ठीक है, और सब ठीक ठाक है। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर में बात करूँ मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, यानी प्रशिक्षण कैसे देना है, क्या प्रशिक्षण का स्वभाव होगा, यानी क्या संसाधन होंगे और क्या तरीका होगा, यानी प्रशिक्षण और टेस्टिंग। टेस्टिंग यानी इवेल्युएशन, मूल्यांकन और प्रशिक्षण। मूल्यांकन और प्रशिक्षण होगा होगी, यह अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर निर्भर करता है, यानी क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। लिखना इसको, तो इसको आप लिख लें कि प्रशिक्षण और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन का तरीका, प्रशिक्षण और मूल्यांकन का तरीका, प्रवृत्ति, उद्देश्य से, अनुदेशनात्मक उद्देश्य से निर्धारित होता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य से निर्धारित होता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य से निर्धारित होता है। अगले पैरा में आप लिख लें, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर दी, टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर दी integral part of learning and often determines the process and procedure, determine the process and of it, IT. Teaching and training are the integral part of learning and often determine the process and procedure of it. हिंदी में आप लिख लें, शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण सीखने का अभिन्न अंग है। शिक्षण और प्रशिक्षण सीखने का अभिन्न अंग है।
शिक्षण और प्रशिक्षण सीखने का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब उससे अलग आप नहीं कर सकते, उससे जुड़ा हुआ, अभिन्न की जगह जुड़ा लिख लें। शिक्षण और प्रशिक्षण मतलब शिक्षण और प्रशिक्षण सीखने से जुड़ा होता है। शिक्षण और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और टीचिंग। ट्रेनिंग तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ है, ये ट्रेनिंग आपकी चल रही है, मैं कुछ बता रहा हूं वो टीचिंग है, ये पूरा सिस्टम है वो ट्रेनिंग है। तो शिक्षण और प्रशिक्षण सीखने का एक अंग है या अभिन्न अंग है, तथा वह इसके तथा वह यानी सीखना, तथा वह इसके सीखना की जगह ब्रैकेट लिख ली, सीखना ब्रैकेट क्लोज, तथा वह इसके आगे लिख दे शिक्षण और प्रशिक्षण। सीखना इसके के आगे शिक्षण और प्रशिक्षण ब्रैकेट में, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ब्रैकेट में, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों एक ही साथ ब्रैकेट में रहेगा। शिक्षण और प्रशिक्षण के प्रक्रिया और तरीके को, शिक्षण और प्रशिक्षण के प्रक्रिया और तरीके को निर्धारित करता है, प्रक्रिया और तरीके को निर्धारित करता है। क्रिया और तरीके को निर्धारित करता है। अब क्रिया और तरीका में क्या फर्क है? एक सिंपल में एग्जांपल दूं, जैसे सोल्डरिंग सभी लोग जानते हैं, सोल्डरिंग से पहले टीनिंग होती है। तो टीनिंग और सोल्डरिंग ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लेकिन अब टीनिंग कैसे की जाएगी, कैसे सोल्डर लगाएंगे, कैसे आप वो करेंगे, तो वो तरीका है। इसी तरह से सोल्डरिंग एक प्रक्रिया है, लेकिन आप सोल्डरिंग कैसे करेंगे, कब सोल्डर को गर्म करें, 3-4 जो क्रम है, इसे तरीका कहते हैं। उसी तरह से ट्रेनिंग और टीचिंग में, तो ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग एक प्रोसेस है और शिक्षण उसका तरीका। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है और शिक्षण उसका एक तरीका है। यानी शिक्षण के माध्यम से ही प्रशिक्षण पूरा होता है। ट्रेनिंग एंड टीचिंग पहले चैप्टर में हमने काफी डिस्कस किया है, अब इसमें ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। अब होगा द इसेंशियल, आगे वाला टॉपिक आप लिख लें, इसेंशियल ingredient of instructional objective। अनुदेशनात्मक उद्देश्य के मुख्य घटक या अवयव, ये से भी कर सकते हैं, अवयव दोनों में से एक लिखिए, मुख्य घटक या अवयव। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, essential ingredient of instructional objective। इसके मुख्य पार्ट्स क्या है, अनुदेश जो कैसे आप सीखते हैं और क्या किस तरह से सीखते हैं, तो इसको हो गया, इसको मिटा दो। तो एक पॉइंट आप लिख ले, लर्निंग इज प्रोसेस, लर्निंग इज प्रोसेस, लर्निंग इज प्रोसेस, सॉरी, this is internal, this
This is internal. This is internal. The change in behavior. Change in behavior is shown by external change in behavior is shown by external evaluation या change in behavior is shown by external exhibition that is because of learning. Because of learning, so we can say that learning. So we can say that learning is taken place. Learning is taken place as change in behavior is shown. Learning is taken place as change in behavior is shown. Learning is a process. This is internal. हो गया, लिख लिया आपने इसको, हिंदी में आप लिख लीजिए इसको। सीखना एक प्रक्रिया है। यह आंतरिक प्रक्रिया होती है। सीखना एक प्रक्रिया है, यह आंतरिक प्रक्रिया होती है। सीखना एक प्रक्रिया है, यह आंतरिक प्रक्रिया होती है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, जिसे हम बाह्य रूप से देखते हैं। व्यवहार होने वाले परिवर्तन जिसे हम बाह्य रूप से देखते हैं, उसका अवलोकन करके यह कह सकते हैं कि सीखना संभव हो चुका है या संभव हो गया है। सीखना संभव हो गया है। सीखना संभव हो गया है। ठीक है, यानी जो कुछ भी आप सीखते हैं, ये तो अंतर होता है। कुछ आपने याद कर लिया तो वो माइंड में आपके गया। एक सीखना जो भी है एक इंटरनल प्रोसेस होता है, वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे देखने के लिए जब आपसे पूछा जाता है तो आप कुछ बताते हैं। यानी व्यवहार में पहले अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको पता नहीं, मैंने बता दिया, सुन लिया, वो माइंड में आपके स्टोर्ड हो गया। अब आपसे मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप उसे बता देंगे। तो इसका मतलब व्यवहार में अब परिवर्तन हो गया जिसे मैं देख सकता हूं।
यानी एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो जो बाहर से ऑब्जर्व कर किया जाता है, वो बाहर से जो ऑब्जर्व किया जाता है वो व्यवहार में परिवर्तन ऑब्जर्व किया जाता है, और व्यवहार में परिवर्तन ऑब्जर्व करके हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सीखना हो गया, आपने जो सिखाना हम चाहते थे और जो सिखाना शिक्षक चाहता था वो आपने सीख लिया। ये इसके कहने का मतलब है। तो मेगर एक साइंटिस्ट का नाम था, सॉरी साइकोलॉजिस्ट थे। मेगर पॉपुलराइज दिस concept इस कंसेप्ट जो भी है, तो मेगर ने इस कंसेप्ट को प्रचलित किया, इस अवधारणा को प्रचलित किया। क्या? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा था, मेगर ने इस अवधारणा को प्रचलित किया। अकॉर्डिंग टू हिम main part of objective according to him main part of the objective are, तो वो नीचे आएगा। तो मेगर ने इस अवधारणा को प्रचलित किया। आगे आप लिख लें, उसके अनुसार उद्देश्य के मुख्य भाग निम्न हैं। अब उसके अनुसार उद्देश्य का मुख्य भाग निम्न है। मेगर MEGER मेगर, उसके अनुसार उद्देश्य का मुख्य भाग निम्न है। तो क्या उसने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या जरूरी होता है? वो 3 मेन पार्ट है इसमें। फर्स्ट होता है व्हाट द लर्नर विल एबल टू डू, what the learner will able to do, what the learner will able to do, completion of learning session, of learning session, a statement expressed in form. What the learner will able to do after completion of learning session, statement expressed in output form. Statement expressed in output form. Statement expressed in output form. इसको आप हिंदी में लिख लें कि शिक्षण की समाप्ति पर विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा। शिक्षण की समाप्ति पर विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा। शिक्षण की समाप्ति पर विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा। फुल स्टॉप के बाद आप लिख ले
यह उसके परिणाम का कथन होता है। यह उसके परिणाम का, यानी जो करने में सक्षम होगा, यह उसके परिणाम का कथन होता है। इसे हम कहते हैं टर्मिनल ऑब्जेक्टिव, यानी टर्मिनल। आगे अब यही हम लिखेंगे टर्मिनल ऑब्जेक्टिव। टर्मिनल ऑब्जेक्टिव या केवल ऑब्जेक्टिव भी बाद में आएगा। अंतिम व्यवहार जिसे हम कहें टर्मिनल, यानी अंतिम व्यवहार, यानी क्या करने में सक्षम होगा, यानी टर्मिनल ऑब्जेक्टिव क्या करने में सक्षम होगा, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव। सक्षम होगा टर्मिनल ऑब्जेक्टिव। ये जैसा मैंने अभी आपको मॉडल में बताया था, टर्मिनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव नहीं, टर्मिनल बिहेवियर। तो इनिशियल यानी एंट्री बिहेवियर और ट्रेनिंग के बाद टर्मिनल बिहेवियर। तो जो पहले कुछ तो वो एंट्री बिहेवियर कहा जाता है। सीखने के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है उसे टर्मिनल बिहेवियर कहते हैं। चलिए मिटा दें इसको। दूसरा पॉइंट आप लिख लें, एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन अंडर विच external condition under which he attains terminal behavior. External condition under which he attains terminal behavior. External condition under which he attains terminal behavior. बाह्य परिस्थितियां जो अंतिम व्यवहार प्राप्त करने में, बाह्य परिस्थितियां जो अंतिम व्यवहार ब्रैकेट में लिख लें, सीखने में। अंतिम व्यवहार के आगे सीखने लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। बाह्य परिस्थितियां जो अंतिम व्यवहार ब्रैकेट में सीखने, ब्रैकेट क्लोज, में सहायक होती है। सीखने में सहायक होती है। सीखने में सहायक होती है। और तीसरा होता है स्टैंडर्ड। या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसका स्तर क्या हुआ, किस स्तर का स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। किस स्तर का परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, व्यवहार में कितना परिवर्तन होगा या किस स्तर का परिवर्तन होगा। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है लेवल ऑफ। व्यवहार में जो परिवर्तन होगा किस स्तर का होगा। जैसे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो किस स्तर का होगा। जैसे मैंने कहा मोटरसाइकिल आपने तो सीख लिया है, लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंस हैं कि आप कहीं से भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं?
तो वो लेवल होता है। इफिशियंसी, एक्यूरेसी, वर्कमैनशिप जो आती है वो लेवल का काम करते हैं। तो व्यवहार का स्तर, यानी व्यवहार का स्तर इसे आप लिख सकते हैं, यानी लेवल ऑफ, यानी किस स्तर का व्यवहार जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो किस स्तर का होगा। अब इन तीन चीजों को, यानी आपका जो उद्देश्य है किसी कार्य को करने, यानी मोटरसाइकिल को सीखने का एक उद्देश्य मान ले, तो सीखने के बाद आप क्या करने में सक्षम होंगे कि हाँ अब मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूं। उसके लिए क्या एक्सटर्नल कंडीशन चाहिए, मोटरसाइकिल और भी जो भी कुछ एसेसरी, हेलमेट चाहिए, आप जो भी कुछ चाहिए उसे वो एक्सटर्नल कंडीशंस है जो आपके सीखने में सहायक हो। वर्कशॉप में आपको टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मैनुअल चाहिए, एक ट्रेनिंग शेड्यूल चाहिए, जो भी है। और तीसरा फिर स्तर, लेवल, किस स्तर का परफॉर्मेंस से रिक्वायर्ड है। इन तीनों को हम एक सिंपल कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट है क्या करने में संभव हो गया, आप बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, जो मैंने पहले ही आपको बताया उद्देश्य का, मेजरेबल, क्लियर तो खैर होगा तभी आप ऑब्जर्व करेंगे, यानी व्यवहार ऐसा हो जिसका आप अवलोकन और मापन कर सके। व्यवहार ऐसा हो जिसका अवलोकन और मापन हो सके, खुद आप भी बता सकें कि हाँ मैंने ये किया और ऐसे ऐसे कर सकता, ये करने में मैं सक्षम हूं। तो व्यवहार जिसका अवलोकन और मापन हो सके। दूसरा एक्सटर्नल, इंश्योर, किस लिए आप एक्सटर्नल कंडीशन का सहारा लेते हैं, इंश्योर प्रॉपर लर्निंग, इंश्योर प्रॉपर लर्निंग, उचित सीखना सुनिश्चित करने के लिए बाह्य परिस्थितियों का या बाह्य उपकरण का सहारा आप लेते हैं। सीखना सुनिश्चित करने के लिए, उचित सीखना सुनिश्चित करने के लिए, उचित सीखना सुनिश्चित करने के लिए, उचित सीखना सुनिश्चित करने के लिए बाह्य परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। और तीसरा आपका क्या था, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, क्या प्रभाव, सीखने की प्रभावशीलता, सीखने की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रभावशीलता। इसे हम 3 डायमेंशन ऑफ मेगर भी कहते हैं। मेगर का 3 तथ्य है कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए सीखने के बाद, जो आप देख सकें और उसका मापन कर सकें। एक्सटर्नल कंडीशंस का आप उपयोग क्यों करते हैं, जिससे कि उचित तरह से आप सीख सकें, सीखने में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हम एक्सटर्नल कंडीशन जहां जैसा आवश्यक होता है उसका यूज। स्टैंडर्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग, सीखने की प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए कितना आपने प्राप्त कर लिया वो तो इवैल्यूएशन से पता चलेगा, मूल्यांकन से। इसमें ये तो मेगर का 3 मॉडल था, एक मॉडल और जोड़ दिया गया, वो चौथा मॉडल था, यानी चौथा जो क्रम था पूरा था MILLER, इसके साथ ही हो गया है। ये 3 जो थे ये मेगर के मॉडल कहे जाते हैं या 3 डायमेंशनल मॉडल, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है
कि थ्री डायमेंशनल मॉडल, थ्री डायमेंशनल मेगर मॉडल। तो थ्री डायमेंशनल मेगर मॉडल ये तीन है, बिहेवियर, एक्सटर्नल कंडीशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द लर्निंग, या थ्री डायमेंशनल मेगर मॉडल ऑफ ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, या टर्मिनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाएगा, या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। इसलिए दो तीन नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत करिए, ये सब ऑब्जेक्टिव के ही पार्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अंत परिणाम क्या मिलना चाहिए, उस अंत परिणाम को आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, टर्मिनल, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप कोई ना कोई अनुदेश, कोई तकनीकी शब्द, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए उसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। अब इसी को जो प्रैक्टिकल में हम करते हैं, वहां इसी पार्ट को परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, कि आपकी कार्यकुशलता का उद्देश्य है कि किस स्तर की कार्यकुशलता आपका होता है, या इनेबलिंग ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो अलग अलग नाम इसके हैं, कंफ्यूज मत करिए, अल्टीमेटली सब ऑब्जेक्टिव ही है। इसमें जब चौथा मॉडल जोड़ दिया गया, यानी चौथा प्रारूप जिसे इवेल्युएशन कहते हैं, तो ये मिलर ने जोड़ा था। अब ये हो गया हमारा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ लर्निंग है उसके अनुसार, यानी मॉडर्न सिस्टम ऑफ लर्निंग के अनुसार ये चार प्रारूप होना कि सीखने के बाद आपका व्यवहार कैसा हो, सीखने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किस स्तर का सीखना हम आपसे चाहते हैं, हम यानी शिक्षक कैसे पता लगाएगा कि जो मैं चाहता था आपने सीख लिया। मूल्यांकन के द्वारा, मूल्यांकन करके उसका पता, यानी चाहे वो टेस्ट हो या मौखिक कोई प्रश्न पूछ के भी तरीका अपनाया जाए, उसके द्वारा ये होता है। तो जब भी आप शिक्षण करें तो ये हो गया, मिटा दो इसको। ऑब्जेक्टिव का ध्यान, कि जब कभी आप शिक्षण करें तो इस चार याद रखें, गिविंग दी with the following external condition, the trainees will able to achieve up to following level, और इसे आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड। फॉलोइंग लेवल, DARD, फॉलोइंग लेवल, और लास्ट है असेस्ड बाई, ASSED, असेस्ड बाई फॉलोइंग मेथड। तो ये लर्निंग का चार क्रम है, ये कहें, जो सुनिश्चित करता है कि लर्नना, सीखना हो गया। यानी ये 4 मॉडल है। विद द फॉलोइंग एक्सटर्नल कंडीशन द ट्रेनीज विल एबल टू अचीव अप टू फॉलोइंग लेवल असेस्ड बाय मेथड। जी है ये 4 नहीं, उसके साथ आ गया असेस्ड बाय फॉलोइंग मेथड।
पहले इसको आप लिख लें, फिर इसको आप नीचे जो हिंदी में लिखना चाहेंगे तो मैं हिंदी में बता दूंगा। और एज ए टीचर इसका उपयोग जब भी आप कभी शिक्षण करें, जब भी आपको मौका मिले तो इसका उपयोग जरूर करिए। हो गया, इंग्लिश हो गया। पहली बार में इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है, मैं भी जानता हूं, पर कोई बात नहीं, मैं इसीलिए स्लो और बड़े आराम से आपको बता। विद द फॉलोइंग एक्सटर्नल कंडीशन, यानी इसमें निम्न दिए हुए वस्तुओं के साथ, निम्न दिए हुए वस्तुओं के साथ। निम्न का मतलब जो आप देंगे, यहां मैं कोई निम्न लिखूंगा नहीं, निम्न दी गई वस्तुओं के साथ, निम्न दी गई वस्तुओं के साथ, ठीक है। दूसरे में हो गया विद्यार्थी करने में सक्षम होगा या विद्यार्थी प्राप्त करने में सक्षम होगा, विद्यार्थी प्राप्त करने में सक्षम होगा, विद्यार्थी प्राप्त करने में सक्षम होगा। तीसरा, अप टू फॉलोइंग लेवल, इस मानक तक, इस मानक ब्रैकेट में लिख दे स्तर। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, लेकिन हम स्तर की बात कर रहे थे, तक स्तर, इस मानक तक, इस मानक तक, इस मानक तक, अप टू फॉलोइंग स्टैंडर्ड, इस मानक तक। और आप डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी क्या चाहिए। जैसे मैं अभी बताता हूं एक एग्जांपल लेके, इस मानक तक मेथड, इस तरीके के द्वारा मूल्यांकन किया गया, 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 ठीक है। एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर है, उसको आपको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेशन क्या होता है? हाँ, तो टेस्ट मतलब कैलिब्रेशन, तो टेस्ट होता है, किस लिए टेस्ट करते हैं कैलिब्रेशन को? बिल्कुल, एक बार उसका कैलिब्रेशन होता है, बहुत सही। तो क्या कैलिब्रेशन में क्या करते हैं आप? कुछ खराबी तो नहीं, मतलब वो टॉलरेंस में काम कर रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब कैसे आप टेस्ट कर, कोई मशीन या मीटर ही मान ले आप, एक डिजिटल मल्टीमीटर या मल्टीमीटर ही ले लें, नहीं वो नहीं, कैलिब्रेशन की बात। हाँ, मानक सेट किए गए, उस मानक, तो उस मानक को आप अगेंस्ट तो कंपेयर करते हो कि नहीं? अरे सिंपल आता है यार, ए मीटर को स्टैंडर्ड ए मीटर, एक स्टैंडर्ड ए मीटर होता है, उसके अगेंस्ट उसको आप कंपेयर। इसी एग्जांपल को ले लेता हूं जो इन्होंने बताया, अब इसी को स्टार बांट लीजिए। तो पहला है गिवन टेस्ट बेंच, मतलब आपको होता है, उसी से तो टेस्ट करते हैं आप, जो भी टेस्ट बेंच होगा, गिवन टेस्ट बेंच, यानी टेस्ट बेंच है, परीक्षण का एक बेंच जो बना है, उसमें एसेसरीज भी होती है, मीटर्स भी होता है, जो भी आवश्यक उपकरण है उसमें एक, अगर आपको मैनुअल भी है तो उसके साथ में मैनुअल भी लगा रहता है, बिल्कुल एक चार्ट भी होता है कि मतलब टॉलरेंस चार्ट क्या होगा, तो पूरा टेस्ट बेंच ही उसे कहते हैं। एक एक चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, टेस्ट बेंच ये पहला पार्ट हो गया कि गिवन द फॉलोइंग कंडीशन। तो गिवन द टेस्ट बेंच, अब विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा? सपोज कैलिब्रेट ये मीटर, टू कैलिब्रेट एंड ए मीटर, टू कैलिब्रेट एंड ए मीटर। इस टेस्ट बेंच की सहायता से
कैलिब्रेट यानी सत्यापन करने में कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मीटर का सत्यापन करने में सक्षम होगा। अब आपका कुछ टॉलरेंस दिया होगा कि सपोज इसका है प्लस माइनस अप टू प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, ये उसका टॉलरेंस हो गया कि अगर उसका यानी उसे 2 एम्पियर दिखाना है तो 1.9 एम्पियर दिखा रहा है या 2.1 एम्पियर दिखा रहा है, इसका मतलब मीटर सही काम कर रहा है। अप टू प्लस माइनस किसके सापेक्ष आपने चेंज किया? स्टैंडर्ड एमीटर। ये आपका तरीका है। स्टैंडर्ड एमीटर, तो एक स्टैंडर्ड एमीटर के सापेक्ष आपने इसे चेक किया। स्टैंडर्ड एमीटर के सापेक्ष आपने इसे चेक किया तो पता चला कि अगर ये कोई मीटर चेक किया आपने, वो इससे ज्यादा टॉलरेंस उसकी है, इसका मतलब वो डिफेक्टिव है, उसको आप अलग, फिर जो भी है उसका रेक्टिफिकेशन या जो भी प्रोसेस है वो अलग की बात है। बट ये है आपका टर्मिनल आपकी किसी चीज का, या विद्यार्थी के लिए कहें, जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि आप इसे 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बिना किसी त्रुटि के टाइप करके दिखाएं, तो उसमें संसाधन आपका टाइपराइटर या जो भी है कंप्यूटर हो जाएगा। तो 1 मिनट में ये विद्यार्थी को टाइप करना है, स्टैंडर्ड क्या है 40 मिनट। ये जो आपका इवैल्यूएशन क्या है, कोई गलती, या यहां आप टॉलरेंस दे सकते हैं नॉट मोर देन 2 मिस्टेक, कि 2 से ज्यादा मिस्टेक ना हो। इसलिए यार ये कर लो, ये रेक्टिफायर बना लो, नहीं, गलत है, वो तो जनरल है, उसे हम जनरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव है तो ये एसेसरी, ये इसका क्रम है, ये इनकी सावधानियां है। तो इस एक्सेसरीज में वो रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जैसे वेल्डिंग का है तो सेफ्टी इक्विपमेंट सब आ जाता है उसमें। इन एसेसरी इक्विपमेंट का उपयोग करके, इस क्रम का अनुपालन करके, क्रम की हुए इस गुणवत्ता का आप बताएं कि इस गुणवत्ता का ऑपरेशनल एम्पलीफायर असेंबल्ड करके दिखाओ। ये आपका पूरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हुआ। अब आप जब चेक करेंगे तो आप नंबर काट सकते हैं कि मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, मैंने कहा था टॉलरेंस इतना होना चाहिए, मैंने कहा था कि ये 4 सीक्वेंस है जिसमें आपको काम करना था, मैंने कहा था कि ये टूल्स और इक्विपमेंट ये यूज करना है, ये आपने यूज नहीं किया, ये आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, या इस सीक्वेंस की इस प्रिकॉशंस को आपने फॉलो नहीं किया, आपकी सोल्डरिंग ड्राई सोल्डरिंग हो गई, ओवर सोल्डरिंग हो गई, सोल्डर ज्यादा हो गया, तो आप, लेकिन आप सिंपली कह देंगे यार एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर असेंबल करके दिखाओ, तो असेंबल करके दिखा देगा, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते ये तुम्हारी गलतियां कहां है, तो कहेगा आपने बताया ही नहीं था कि ऐसे करना है, असेंबल हो गया। तो ये जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसको पता करने की वर्क है, अब हम उधर से वास्तविकता में आते हैं। इनको पता करने के लिए ही एक्टिव वर्क बनाया गया है, और मेगर ने ही कहा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये हो गया, तो ये मेगर का खत्म हुआ। मेगर का 3 जो था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सॉरी उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल, एक्सटर्नल कंडीशंस में मैं यहां अभी एक जनरल केवल इफिशियंसी बताया था। स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड में आप कह सकते हैं एक्यूरेसी, स्पीड,
जहां आवश्यक है, एंड क्वालिटी सही है, वहां आप इसे टाइम भी कह सकते हैं, इतने समय में ये कार्य पूरा होगा। स्टैंडर्ड जो हम अपने व्यवसायिक प्रशिक्षण में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड बहुत से हैं, हर ट्रेड के, हर क्षेत्र के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब जैसे कोई कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल पढ़ा रहा है तो वहां एक्यूरेसी और नहीं होगा, वहां का स्टैंडर्ड कुछ और होगा। तो बट हमारे टेक्निकल में सटीकता, अब इस एक्यूरेसी के साथ सटीकता, स्पीड यानी गति, और क्वालिटी यानी गुणवत्ता, ये तीन चीज आप बताते हैं कि मुझे एक्यूरेसी यानी सटीकता इतना चाहिए। अब आप टॉलरेंस ऐड करना है, जैसे मैंने कहा बिना गलती के टाइप करना है या कम से कम 2 गलती, तो कम से कम 2। टॉलरेंस क्या हुआ, टॉलरेंस को क्या, परमिसिबल लिमिट, जो मान्य सीमा, टॉलरेंस का मतलब मान्य सीमा, इतना तक है मान है, उससे ज्यादा होगा तो मान्य नहीं, परमिसिबल लिमिट। या इसमें आप कोई जैसे फिटर या वेल्डर में, टर्नर में कोई जॉब बनाना होता है तो डायमेंशन देते हैं, विड्थ हाइट जो भी है वो उसमें देते हैं। तो मॉडल में अभी जो मैंने बताया आपको, बिहेवियर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, कैसे पता चलेगा, जैसे इसी में है कि आपने कैलिब्रेट कर दिया, तो कैसे पता चलेगा कि इस स्टैंडर्ड में किया या नहीं, वो हम मापन करके पता कर लेंगे। पहले देख लेंगे कि आपने कैलिब्रेट, ये ऑब्जर्व हो गया आपका व्यवहार। मापन कैसे करेंगे, इस लेवल में आपने किया या नहीं, तो मापन हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशंस में रेंज ऑफ प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर सकते हैं, टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, मैनुअल्स, एसेसरीज, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो कुछ भी चाहिए वो सब एक्सटर्नल कंडीशंस में आ जाता है। और ये है एक्यूरेसी, स्पीड एंड क्वालिटी। स्टैंडर्ड्स का 3 मानक है, एक्यूरेसी, स्पीड एंड क्वालिटी, ये 3 मानक होते हैं। एंड लास्ट है बट नॉट, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के पता नहीं चलता है कि जो हमने कहा था वो आपने किया कि नहीं, और अगर आपने किया है तो उस लेवल का किया है जो मैंने कहा था, अगर नहीं किया है तो क्या कमी रह गई है वो भी बताना। नहीं, आपने किया है बट ये कमियां अभी भी हैं, टाइम मिले तो फिर रिपीट करें, फिर से आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपको क्वालिटी मिल जाएगी, यानी जो स्टैंडर्ड मैं चाहता हूं, एक्यूरेसी चाहता हूं, यानी एक्यूरेसी के साथ आप टॉलरेंस दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो तो अलग अलग डिपेंड करता है। स्पीड यानी गति जहां है, कितने समय में, वो समय भी जरूरी होता है। जब आप टेस्ट दें कि 10 मिनट 5 मिनट में आप इसे करो। और तीसरा होता है क्वालिटी, तो उसकी क्वालिटी भी जरूरी होती है, ठीक है। अब इसको करने के लिए मेगर ने कहा कि कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उसने एक्टिव वर्ड्स, ऐसे शब्दों का, क्योंकि जादू की तो छड़ी नहीं है शिक्षक के पास कि किसी के सर पे रख दिया और मेरे सर में जो है नॉलेज जो सर में पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होगा। एक तरीका ही है ट्रांसफर करने का। तो उसने कहा कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसको हम एक्टिव वर्ब कहते हैं। एक्टिव वर्ब का मतलब हुआ कि ये बिल्कुल अनएम्बिगुअस हो, है प्योर, नो इंटरप्रिटेशन, नो इंटरप्रिटेशन, ओनली वन मीनिंग। ये मेन है एक्टिव वर्ड।
और दूसरा इसने एक नाम दिया वेग, VAGU, वेग वर्ब। वेग वर्ब का मतलब हो गया जो एम्बिगियस हो, मोर इंटरप्रिटेशन, न हो, मोर इंटरप्रिटेशन एंड मोर देन वन मीनिंग, या इसे आप कहें सेवरल मीनिंग। सेवरल मीनिंग तो अनएम्बिगियस यानी दुविधा रहित, दुविधा रहित, दुविधा रहित। फ्यूअर इंटरप्रिटेशन यानी कम व्याख्या हो, केवल एक अर्थ हो, विशेषता है। और वर्ग का मतलब ये दुविधा जिसमें हो, व्याख्या हो और ज्यादा अर्थ हो, एक से या अधिक अर्थ हो। अधिक अर्थ हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा हम वर्ड यूज करें कि उसकी बिल्कुल एक ही शब्द उसका मतलब एक ही अर्थ उसका हो, ज्यादा उसको इंटरप्रेट न किया जा सके और वो दुविधा रहित शब्द हो। ऑब्जेक्टिव बनाने में इस वर्ब का या इस शब्द का उपयोग किया जाए, इसलिए ऑब्जेक्टिव ऑलवेज स्टार्ट विथ एक्टिव वर्ब। तो जो भी ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे दैट मस्ट स्टार्ट विद द एक्टिव वर्ब। तो मेगन ने कहा कि ये जो है एक रेशनल तरीका है, पर यह अगर लिखेंगे आप तो इरेशनल है और इसको आप मेजर नहीं कर पाएंगे, यानी इसका मूल्यांकन नहीं पकड़ पाएंगे, मापन नहीं कर पाएंगे। इसका मापन का कोई तरीका आपके पास नहीं होगा, जबकि यहां पर आप इसे मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने शब्द बताए जैसे टू नो, जान जाना, टू अप्रिशिएट, प्रशंसा करना, मन से समझ लेना, अच्छी तरह जान लेना, परिचय बता देना, बारे में बताना, ये सब जो शब्द है वो वेग वर्ब है। इन सब का यूज नहीं करना चाहिए। जनरली आपने भी देखा होगा टीचर के आज में डायोड के बारे में बताऊंगा आपको या डायोड का परिचय दूंगा आपको। ठीक है, जनरल भाषा में तो ठीक है, चलता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल है इसके अनुसार ये बिल्कुल गलत है। जो एक्सपर्ट होगा वो 0 नंबर दे देगा। अगर आपने एग्जाम में भी आपने लेसन प्लान में लिख दिया मैं इसके बारे में बताऊंगा तो वहीं पर 0 नंबर हो जाएगा। तो हम बताते हैं क्या बोलना चाहिए, उसी बता रहे हैं। तो जैसे मैं चलो आपसे पूछता हूं, आपका परिचय क्या है, बैठ के बताइए। मेरा नाम नरेश परिहार है, बिल्कुल। और बहुत अच्छा, बिल्कुल हो गया परिचय पूरा। और कुछ हो सकता है इसमें ऐड, क्या और ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप अपना परिचय जो उन्होंने बताया उसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है। फैमिली का बैकग्राउंड और हॉबी, और इधर से भी कुछ बता दीजिए। कुछ एम और ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी नहीं बताए, भविष्य में क्या करेंगे क्या है।
तो इसका अंत है, ये वेग वर्ब हो गया। परिचय, इसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने इतना बता दिया। अब यहां जितने भी परिचय में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यानी इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि आप अपना नाम बताओ, नेम, तो इसका अंत है केवल अपना नाम बताइए। उसमें तो पिताजी का भी नाम नहीं आएगा, केवल आप ही का नाम आएगा, बस खत्म। तो नेम, नेम जो शब्द है, नेम, एक एग्जाम्पल मैंने दिया यहां, नेम, और मैंने कहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक वेग वर्ब है, वेयर एज नेम एक एक्टिव वर्ब। तो टेल द नेम, अपना, मैं भी उसका सुन लूंगा और मैं ये मापन भी कर, नाम सही बताया, सामने मेरे आपका बायोडाटा तो पढ़ा ही है, तो मैं बायोडाटा से देख लूंगा आपने नाम सही बताया है। तो मेगर ने कहा कि ऐसे वर्ड्स हम चूज करें अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए जिनका ये 3 क्वालिटी हो, वो दुविधा रहित हो, कम से कम उनकी व्याख्या हो। यानी नाम की व्याख्या आप क्या करेंगे, नाम तो नाम हुआ, और उसका अर्थ भी एक ही हो। यानी मैं कहूं अपना नाम बताओ, तो ऐसा नहीं होगा जिसमें इसमें कोई दुविधा हो, किसी को कोई दुविधा नहीं। लेकिन जब मैंने कहा आप अपना परिचय बताइए, तो ये देखिए अंत दुविधा इसमें है ही कि परिचय में क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, कितना बताऊं। जितना भी आप बता लेंगे कम है, व्याख्या होगी, कुछ ना कुछ तो व्याख्या उसकी होगी, और जब व्याख्या होगी उसके एक से ज्यादा अर्थ भी निकलेंगे। तो इसे हम कहते हैं इर्रेशनल। इसलिए कभी भी क्लास में भी जैसे मैं कंप्यूटर के या इसके बारे में बताऊंगा वो गलत है, या आज मैं आपको ऑसिलेटर को समझाऊंगा, समझना ठीक है, अच्छा है, समझ में आएगा, बट ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो गया, वास्ट नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक, या उसे हम कहते हैं जनरल। वो जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया कि मैं आज ऑसिलेटर समझाऊंगा, एम्पलीफायर या क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर एबीसी बताऊंगा, वो तो एक वास्ट हो गया। स्पेसिफिक आप बताएं तो उसमें जैसे डिफाइन हुआ, डिस्क्राइब हुआ, नेम हुआ, नरेट हुआ, डिमॉन्स्ट्रेट हुआ, डिसमेंटल हुआ, असेंबल हुआ, एस्टिमेट हुआ। तो ये सब जैसे वर्ड है, इन्हें मेगर ने कहा ये एक्टिव वर्ब है, यूज करना है तो वो एक्टिव वर्ब। अब देखिए दो, एक, अरे मुझे 12:30 बजे जाना था, चलिए 2 मिनट और लेता हूं। डिफाइन और डिस्क्राइब, आगे हम कल इस पर और डिस्कस करेंगे। सर ऐसे बोल सकते हैं कि आज के बारे में वही मैं आपको बता दूं, हम आएंगे उसी पर। जैसे डिफाइन और डिस्क्राइब, अब आप ट्रांसड्यूसर का क्या बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, विवरण बताएंगे, कार्यविधि बताएंगे, उपयोग बताएंगे, लाभ और हानि बताएंगे, एरर्स बताएंगे, क्या बताएंगे उसका, ये स्पेसिफिक हुआ। मैं ट्रांसड्यूसर के बारे में बताऊंगा, ये तो जनरल हो गया, इसका कोई अंत नहीं है। अब वही मैं कह रहा था कि परिभाषा जैसे मैं कहूं ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ की बिल्कुल सटीक परिभाषा है, 2 या 3 लाइन में आप वो परिभाषा बता देंगे, न ज्यादा न कम। और आज का ऑब्जेक्टिव अगर आपकी परिभाषा है, डिफाइन है, तो केवल परिभाषा ही बताना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल ट्रैक पर रखेगा। अगर आपको पता है कि मैं आज मेरे लेसन प्लान के 4 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरा अगर डिफाइन है तो मैं केवल परिभाषा ही बताऊंगा। डिस्क्राइब है, हाँ तो यहां थोड़ा छूट है, विवरण है, फिर आप बता सकते हैं कि भाई करंट क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, बंद परिपथ क्या होता है। तो, लेकिन जब परिभाषा है तो केवल वही, किसी भी
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा उन बिंदुओं पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ह्यूमिडिटी और प्रतिरोध स्थिर हों। सिंपल। लेकिन जब आप कहेंगे कि मैं ओम्स लॉ का आज विवरण आपको बताऊंगा, तब आपको प्रतिरोध भी बताना होगा। प्रतिरोध क्या होता है, धारा क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, बंद परिपथ क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, और ये सब भी आपको बताना होगा। कार्य विधि अगर बताना है तो कार्य विधि आप बताएंगे। तो इसका मतलब जो आपको बताना है वो आप में भी आता है, वही आपके टाइटल्स में भी आता है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी निकलूंगा, वो भी आएंगे, कैसे बोलेंगे वो सब बताऊंगा मैं। भाई चिंता मत करिए, अभी तो हम शुरू किए हैं ना। अभी मैं कल थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आज भी पूरा नहीं, इसलिए